सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मैं तो हर रोज आते हुए ना हमजा को इतना याद कर रही होती। हमजा छींके तो नहीं आती सुबह सुबह? अल्लाह का शुक्र है कि नहीं आती, वरना मैं तो शायद पहुंचू ही ना, मैं उधर से वापस हो जाऊं। जितना मैं आपको याद करती हूँ ना, इसलिए कि रोजाना मैं निकलती हूँ और मैं कहती हूँ 5 मिनट पहले निकलना, और वो 5 मिनट नहीं मैनेज होते, नहीं होते। और फिर रोड के ऊपर हर दफा जब मुझे ब्रेक लगानी पड़ी होती है और मैं ऐसे ऐसे हो रही होती, तो मैं कहती हूँ हमजा कितना सही कहा हमजा ने, कल से ऐसे करेंगे। लेकिन आप लोगों के होते हैं 5 मिनट मैनेज, नहीं होते होंगे, लेकिन हमें करने होंगे क्योंकि अब रश होना शुरू हो गया है। और ये जो वक्त मैनेज करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी भी हमजा, अभी मैं हमजा के साथ ही डिस्कस कर रही थी, मुझे बड़ा शौक है क्योंकि ना आपको बड़ा अच्छा लगता है जब लेटेस्ट रिसर्चेस पब्लिश होती हैं, तो जितने ऐसे जर्नल्स होते हैं मैं उन्हें बड़े शौक से स्टडी करती हूँ। जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है वो है वॉक के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमें वजन कम करना है या फिर हमें अपने ब्लड शुगर, जो कि बहुत से लोगों को ज़ियाबितीस का या शुगर का मसला होता है, तो वो उनके लिए उन्होंने हमजा 2019 स्टडी का नाम दिया गया इसे, और नेदरलैंड के प्रोफेसर्स भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ये किया कि सुबह के टाइम वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से फ़र्क पड़ता है ज़्यादा या शाम के टाइम करने से। एंड इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि जिन लोगों ने सुबह के टाइम किया उनके ब्लड शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने शाम के टाइम 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जो आइडियल है वॉक की या वर्कआउट की या एक्सरसाइज की, उनको बहुत फर्क पड़ा, उनके ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर रहे। और उन्होंने कहा कि उनकी स्पाइक्स भी नहीं हुई, उनको सेहत पे 2 वीक्स के बाद पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। अच्छा, हमने तो सुन रखा है कि सुबह की सैर होनी चाहिए, तो ये तो मामला बिल्कुल उलट हो गया, या सिर्फ ये डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए होगा? ये सेंट्रिक था वैसे डायबिटीज के ऊपर, कि ब्लड शुगर कंट्रोल के ऊपर कौन से वक्त की एक्सरसाइज ज्यादा असरअंदाज होती है। तो अगर आप भी शिकार हैं या फैमिली हिस्ट्री है, और अगर नहीं भी है ना, तो आजकल हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा तकरीबन जो है वो शुगर का शिकार हो रहा है। उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है, हम बहुत बिल्कुल, और इसके साथ फिर जीना पड़ता है, इसका इलाज नहीं हो रहा होता, इसके साथ रहना पड़ता है। तो शाम को थोड़ा सा वक्त निकालें, 25-30 मिनट निकालें। हम बहुत कुछ जो है कर रहे होते हैं शाम में, ऐसे ही बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ज़रा बाहर निकलें, वॉक शॉक करें, ताकि हम अपने आप को कुछ बेहतर दे सकें अपने जिस्म को, और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने असर के वक्त की कसम खाई है। सो वो वक्त जो है ना उस टाइम का, तो मुझे आई एम सॉरी, मुझे आदत है रिलेट करने की हर एक चीज़ को अपनी बुक के साथ और अपनी उन चीज़ों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि सिंबॉलिक है उस टाइम में। सो यही है कि असर के वक्त नमाज पढ़ने के बाद अगर आप कोशिश करें कि 40 मिनट चल लें, तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि ये स्टडी जो है कितनी इफेक्टिव है या नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, अब आपने इस पे अमल करना है। 5 मिनट वो भी मैनेज करने हैं, 30 को मिनट ये भी मैनेज कर लेने, और हम टॉप चॉइस पर नजर डालते हैं। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान की अवाम से गुफ्तगू, सवालों के खुलकर जवाब दिए। घरों से मुतालिक हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। वजीर आजम ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम ने महंगाई से परेशान अवाम को एक बार फिर सब्र की तलकीन कर दी। एक तरफ किला नुमा पहाड़ और दूसरी जानिब वसीओ अरीज मैदान। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की बेपनाह खूबसूरती ने खासो आम को गिरवीदा बना लिया। आईसीसी और क्रिक इन्फो ने इसे दुनिया का खूबसूरत स्टेडियम करार दे दिया। दुनिया को गवादर स्टेडियम से ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम सामने लाने का चैलेंज दे दिया गया। किसान हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी, मुल्क की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार। वफाकी हुकूमत का किसानों की जिंदगियों में खुशहाली के रंग भरने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल में कामयाब किसान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। ज़राई शोबे से वाबस्ता नौजवानों को माली और तकनीकी मदद फराहम की जाएगी। जी जनाब, कल सबसे पहले क्या हुआ, जो अहम चीज़ हुई, बहुत लेट जो है आके ये बात नशर हुई थी। खैर, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, ये कल ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन कॉल्स ली और लोगों ने
उनको बताया कि उनके क्या मसले हैं, और वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ मैं इसकी तरफ देख भी रहा हूँ और मज़ीद मसाइल जो हैं वो हल किए भी जाएंगे। और वज़ीर आज़म को ना उन तमाम मसाइल का इदराक था वैसे पहले से ही। हर मसले के जवाब में तकरीबन उनका जवाब ये था कि मुझे इसके बारे में इल्म है और इसके बारे में हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नंबर नहीं मिल सके, जिनको फ़ोन इंगेज मिलता रहा, उनको हमने पूछा कि उनका क्या ख्याल है, तो वो भी हम शेयर कर लें। वो भी शेयर करते हैं कि जी हम जब कल गए हमने देखा क्योंकि 40 लाख कॉल्स वज़ीर आज़म को की गई हैं लेकिन उतनी ली नहीं जा सकती थी, तो लोग वज़ीर आज़म साहब से क्या बात करना चाहते थे जो कॉल्स नहीं मिली, वो हमने एक सर्वे किया, वो आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कॉल्स लेने वाले हैं लोगों की, लोग उनको फ़ोन करेंगे, अपने मसाइल बताएंगे या तजावीज़ देंगे, तो सब लोगों की तो कॉल्स नहीं मिल सकती, हम सबको इस बात का इल्म है, इसीलिए हम बाहर निकले हैं। ज़रा देखते हैं कि लोग उनको कहना क्या चाहते हैं। जिन लोगों की कॉल्स नहीं मिल रही होंगी, अगर उनकी मिल जाती तो वो वज़ीर आज़म साहब को क्या कहते हैं, आइए। काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर महंगाई को वो कम करते हैं ताकि गरीबों के लिए भी कुछ भला हो ही जाए। मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी की कमर टूट गई। गरीबों के लिए कुछ करें, जो उन्होंने नौकरियों के लिए वादे किए हैं, जो गरीब के लिए उन्होंने जो वादे किए सिर्फ उनको वही याद दिलवाने और उसके अलावा उनको कुछ नहीं कहना। हमें अपनी महंगाई को एटलीस्ट वो चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं दे शुड बी कंट्रोल्ड। मैं कहूँगा महंगाई थोड़ी कम कर दे, बस जॉब दे दे मुझे। टेस्ट क्लियर होते हैं बस जॉब के लिए, जब जाओ इंटरव्यू ये वो कुछ भी नहीं है। घर पे बैठ के ऑर्डर देने वाली बात है, वो नीचे काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो उनको पता ही कुछ नहीं। हर चीज़ महंगी हो गई है, यहाँ बाज़ारों में आते हैं तो वो डबल कीमत लगी हुई है हर चीज़ की। पाकिस्तान की महंगाई घटा दे, बाकी खैर डबल बिल उन्ना असी पाल देने जिन्ना आ जाता है। महंगाई दिन ब दिन जो है वो डबल से डबल होती जा रही है, इस पर कंट्रोल किया जाए। ये महंगाई जो है ये कम करें। आप बत्ती देखें इतनी महंगी हो गई है, हमारे पे शफकत करें, इंशाल्लाह हम दोबारा भी सोचें कि यार PTI पे ठप्पा ला दिए। साड़ी मदद करो, एक गल असीं कारोबार करिए, सानू कारोबार वास्ते मतलब कोई दो। जो सैलरी बंदा है ना उसके लिए कुछ रहम करते हैं आप। जो उन्होंने कहा है ना कि मैं मुल्क के बारे में बेहतर लाऊंगा, अच्छा करूंगा, तो वो वादा पूरा करें बस। ये महंगाई जो है, इस महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? गरीब एक वक्त की नहीं रोटी खा पा रहा। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आवाम परेशान हो गई है। पंजाब की पुलिस को ठीक कर दें। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अगर हमें रोज़गार मिलेगा तो इंशाल्लाह हम आगे काफ़ी सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। क्यों नहीं महंगाई इतनी कंट्रोल हो रही? जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, वो हर तरफ से तंग है, टैक्सेस वो पे कर रहे हैं, बिजली के बिल में उनका इजाफा है। गवर्नमेंट में आने से पहले जो अवाम को उनसे एक्सपेक्टेशन थी ना, वो उनकी प्रोग्रेस में नज़र नहीं आ रही। आपने घबराना नहीं है। महंगाई कम कर दें, अपने वादे पूरे करें, ये यक जुबान जो है हमें नजर आए हमारे तमाम वो लोग जिनसे हमजा ने सर्वे किया। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर फैसल जावेद एंड गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपने वक्त दिया है। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई से परेशान अवाम के बहुत सारे सवालात सुने, अभी हमने भी बात की है, अवाम ने महंगाई की बात की, वज़ीर आज़म ने सब्र करने की तलकीन की। ये सब्र जो है कब तक करना होगा, कितना करना होगा, आप इसके बारे में मजीद हमें बता सकेंगे? देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब ने ये उनकी ख्वाहिश थी कि डायरेक्ट फ़ोन पर पब्लिक से बात करें, और ये सिलसिला अब जारी रहेगा। ये रेगुलर एक फ़ीचर होगा और रेगुलर बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आवाम से बात करेंगे और उनके मसाइल भी सुनेंगे, ताकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट अंदाज़ा हो और वो डायरेक्ट असेस कर सकें लोगों की प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली उनको सॉर्ट आउट करें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसास प्रोग्राम जो है उसके तहत आता है कि लोगों की सुनवाई हो। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि पोर्टल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पोर्टल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उसको उसकी कारकर्दगी को देख रहे हैं। अब पोर्टल भी एक बहुत बड़ी एक सर्विस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर ने ये चाहा कि वो गाय बगाए पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात है तो ये हमें पता होना चाहिए कि 30 साल बारी बारी जो पार्टियाँ इक़्तिदार में आती रहीं, उन्होंने अपनी जायदादें तो बनाई, लेकिन आवाम के लिए लॉन्ग टर्म कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए जिससे आवाम को आगे फ़ायदा हो, जिससे महंगाई बढ़ती गई। बिजली के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ओवरऑल कल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी डिटेल में बात की है, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हमने जो आते साथ मेजर्स लिए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं
वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आम आदमी पे अब उसके असरात आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की इमरान खान साहब ने, वो नीचे जा रहा है। हमारा इन्फ्लेशन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। मैं एकदम ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें ये भी पहली गवर्नमेंट है जिसको एहसास है महंगाई है। वो हम खुद कहते हैं महंगाई है, और है महंगाई, और उस पर अगर हम ये माने ही ना कि महंगाई है तो फिर हम कैसे इस पे काबू पा सकते हैं। तो पहली चीज तो इस चीज का मानना जरूरी है कि बाकी में महंगाई है, और उसकी वजूहात हमने आपको बता दी और उसको उनको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन आने वाले वक्तों में मैं आपको बताऊं महंगाई नीचे जाएगी। कल खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे दी गई, और वो एक बड़ी खुशाइन बात है कि पूरे सूबे को जो है अब हर खानदान जो है 10 लाख वहाँ पर 10 लाख रुपए उसको सालाना खर्चा हुकूमत देगी इलाज का। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, और अब पूरे पंजाब में इस साल के आखिर तक हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये वहाँ पे भी शुरू हो गया है। तो पूरे पाकिस्तान को ये कवरेज मिल जाएगी, हेल्थ कवरेज, जो कि अमेरिका भी नहीं कर सका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सका। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस टेलीफोन कॉल्स का जो सिलसिला है, देखिए टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया पर एक साथ ये जा रहा था, और इसमें हमें जितने भी हमारे पास देखें ये जो टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन आजकल हर एक के पास है, और ये बात भी हमें पता है कि सोशल मीडिया का एक्सेस गांव देहातों में लोगों के पास कई जगहों पे नहीं है। तो हमने ये सोचा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि वो दूर दराज के इलाकों से भी अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको भी सेनेटर साहब, कल जिस वक्त मैं लोगों से बात करने के लिए गया, मैंने उनसे बात की, पूछा आप क्या सवालात करना चाहते हैं, वो कुछ आपने सुने भी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी कॉल कहाँ मिल सकती है वज़ीर आज़म साहब को, वहाँ पर तो फिल्टर्ड कॉल्स जाएंगी। ये एक ट्विटर पर भी आप देख लें तो एक आम बात की जा रही है कि जी जो चाहा वो कॉल्स चला दी गई। उसका क्राइटेरिया क्या था? आगे भी आपने कहा सिलसिला जारी रहेगा तो लोग कॉल्स करें? देखिए, बिल्कुल ज़रूर करें, और जिनकी कॉल्स लगी हैं जाहिर है वो खुशनसीब साबित हुए, और जिनकी कॉल्स नहीं लग सकी उनसे माजरत चाहते हैं, क्योंकि आइंदा भी उनको मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए अब बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, और हमने 90 मिनट्स का सेगमेंट किया था, उसमें 20 से 21 कॉल्स हम ले सके ना जी। अब 20-21 कॉल्स ली हैं, मुझे नहीं पता, लाखों में उनका शुमार होता है जिनमें से 20-21 कॉल्स हम ले सके। बाकी अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को ये वो हो रहा है कि जी बेल तो जा रही थी लेकिन उठा नहीं रहे थे। देखिए, मल्टीपल लाइंस थी। आप भी एक चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, आपको पता है जब आप कॉल्स लेते हैं या FM रेडियो पे जब आप प्रोग्राम करते थे तो होता ये है कि मल्टीपल लाइंस होती हैं, कहीं पे 20 लाइंस होती है, नंबर एक ही होता है लेकिन लाइंस मल्टीपल होती है। एक पे थ्रू हुई है कॉल, और बाकी 4, 5 या 19 पर बेल जा सकती है। तो मल्टीपल लाइंस होती हैं, एक नंबर होता है ताकि लोगों को आसानी हो और लोगों को ज़्यादा मौका मिले कॉल मिलने का। दूसरी बात, ये प्रोग्राम जो था ये हमने 4 बजे कॉल्स ली और 6 बजे तक कॉल्स ली, 4 से 6, और ये नशर हुआ 7-7:30 बजे से लेके 9 बजे तक जी। लोग उस वक्त कॉल कर रहे थे जब ये नशर हो रहा था, हालांकि हमने अनाउंसमेंट की हुई थी पहले की कि उससे पहले हमने एक टाइम किया था कॉल्स का। तो खैर, ये थोड़ा अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सके। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक तस्वीर बड़ी भाई सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, और वो वाकई उसे देखे ना आप तो आपको यकीन नहीं आता एक लम्हे के लिए। आप अगर आप कैप्शंस ना पढ़े तो आप सोचते हैं कहाँ पर दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही आपके जहन में आता है। और ये आप देख सकते हैं, एक तरफ कला नुमा पहाड़ है, दूसरी जानिब वसीओ अरीज मैदान है। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की हम ये बात कर रहे हैं, और ICC क्या, क्रिक इन्फो क्या, बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्या ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि इससे खूबसूरत उन्होंने मैदान नहीं देखा। और इससे खूबसूरत जो है ना वो उन्होंने बीचेस भी नहीं देखी होंगी। जैसे आती है कोई टीम तो वो जाते हैं इधर उधर घूमने फिरने, खाने पीने, लेकिन ये स्टेडियम अपनी खूबसूरती में वाकई बहुत बाकमाल और नेचुरल ब्यूटी है। ये कोई वो क्राफ्टेड या बहुत जैसे कहना चाहिए ना कंट्रोल किस्म की ब्यूटी नहीं है। नेचुरल आपके इर्द गिर्द पहाड़ हैं,
ग्रीन लश जो है वो ग्राउंड है, आसमान ब्लू है, साफ़ है, और अगर आप बीच की तरफ निकले भी ब्लू एंड वाइट सैंड। सो ये तमाम वो चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदाकार मेज़बान फ़ख्र आलम साहब। फ़ख्र आलम साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप ये बताएं कि गवादर स्टेडियम में आपने तो मैच खेला है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो इसको बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है? हम तो तस्वीरों में देख रहे हैं, इतना खूबसूरत है, वहाँ पर खेलते हुए कैसा लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबको सलाम। गवादर स्टेडियम बहुत खूबसूरत है और मैं क्या बयान करूं आपको। जब वहाँ पर मैच खेला, एक तरफ ऐसी बड़ी चट्टान आपके साइड बिल्कुल सर पे हो, दूसरी तरफ समंदर, बीच में हरी घास इतनी ज़बरदस्त, बड़ी यूनिक सी जगह है गवादर। और वहाँ पर ये स्टेडियम होना और इतना खूबसूरत स्टेडियम होना हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और जब मैंने वहाँ की तस्वीरें जो है आपको पता है अपने सोशल मीडिया पे शेयर की, तो पूरी दुनिया में ICC वालों ने भी उसको आगे शेयर किया, पूरी क्रिकेट प्लेइंग दुनिया जो है उसको शेयर कर रही है। और हर कोई जो है, जो मेरे अपने जानने वाले क्रिकेटर्स हैं, डेमियन मार्टिन हो गए, डैनी मॉरिसन हो गए, जॉन्टी रोड्स हो गए, वो सब मुझे खुद पैगाम दे रहे हैं कि दैट लुक्स स्पेक्टेकुलर, वी वांट टू कम प्ले ओवर देयर। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि हम अपने गवादर शहर को जो है उसको दुनिया के सामने पेश करें और किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको एक बाकायदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सेंटर और फिर एक बैनुल-अक़वामी सेंटर बनाया जा सके। क्योंकि एक 5 स्टार होटल भी बिल्कुल उसके करीब है, स्टेडियम के बिल्कुल करीब है, मुश्किल से 2 मिनट की ड्राइव नहीं है उसकी। तो बड़ी आइडियल लोकेशन है वो वहाँ पर क्रिकेट के लिए, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए। हाँ, ICC के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, PCB की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसको मैच कर लिया जाए तो यकीनी तौर पे बड़ा जबरदस्त वेन्यू बन सकता है। बिल्कुल सही। जब आप ये तस्वीरें खींच रहे थे, आपने देखा तो पहले आपका सबसे असर क्या था? फिर उसके बाद जब ये तस्वीरें शेयर कर रहे थे, आपको अंदाजा था कि ये एकदम दुनिया को जो है ना इतना पसंद आएगा सब कुछ? और तीसरा ये कि गवादर में स्टेडियम के अलावा, जैसे मैं भी जिक्र कर रही हूँ, हम सब लोग जानते हैं गवादर की खूबसूरती, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप समझते हैं कि शहर, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और वहाँ पे आने वाली टीम्स के लिए पाकिस्तान का एक नया रुख जो है मुतारिफ कराने का जरिया होगा? और बिल्कुल ऐसी कि PSL और इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर करवाए जा सकते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद है? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि क्या वहां पर कोई इंटरनेशनल मैच अभी कराने का कोई इरादा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या नहीं, और मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहां पर एक मीडिया सेंटर होना बड़ा जरूरी है। वहां पे जो आपको पता है, एक इंटरनेशनल मैच जब होता है तो उसके साथ बहुत सारे लवाजमात होते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उनके लिए पूरा एक एरिया बनाना पड़ता है आपको, उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अलग एरिया होता है, प्लेयर्स के लिए पूरे आपको जो पेविलियन है वो एक कमरा नहीं हो सकता, वो एक पूरा एक एरिया बनाना होता है, उसमें शावर्स होने होते हैं, उसमें जिम भी होना होता है, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है PCB का। तो क्या ये सहूलियात अभी वहां पर नहीं है मेरा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो है वाज़ेह तौर पे जो है वो आएंगी। इंतजामिया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जो GOC हैं गवादर के मेजर जनरल आमिर नजम साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट को लीड किया। उन्होंने कहा नहीं, ये बनाना है मुझे, इसको इस तरह ग्रीन करना है। खुद भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, तो द राइट पर्सन हैज़ पुश्ड द राइट थिंग। और आप देख लें कि वो थोड़ा सा आपने उसको एक्सपोजर दिया है, बैनुल-अक़वामी तौर पे हर कोई अब उसकी बात कर रहा है। यानी कि पिछले 48 घंटों में जब से मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला है, आप देखें कि पूरी दुनिया में अब उस ग्राउंड के चर्चे हो रहे हैं। तो अभी वहां पर क्या होगा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जीबिशन मैचेस और फ्रेंडली मैचेस जरूर हो सकते हैं, जो कि हम अपने लोकल स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर जो है वो दिखा सकते हैं। और मेरी जो है वो ख्वाहिश भी ये है, और तमाम पाकिस्तानियों से, जो पूरे पाकिस्तान में लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो क्लब्स हैं, जो कॉर्पोरेट टीमें हैं, बैंक्स की टीमें हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोग मैचेस के लिए, फ्रेंडली मैचेस के लिए गवादर जाके जरूर खेलें और वहां के लोकल टैलेंट को भी जरा जाकर देखें। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोकल टैलेंट जो है वहां पे बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, जिनमें से कुछ लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है। तो बड़ा बस मौका देने की बात होती है। अल्लाह ताला ने हमें जो है कुदरती तौर पे एक इतनी खूबसूरत जगह दी है गवादर, अब उस पर हमें एक जबरदस्त मौका मिल गया है कि वहां पर तरक्याती इतने बड़े मंसूबे हो रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, और वहां पर एक शानदार क्रिकेट ग्राउंड भी आपको मिल गया है। तो इसको जो है सही तरीके से एक्सप्लोर करना, आपको ये क्रेडिट जाता है कि ये जो वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई, ये आपने शेयर की, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डैनी मॉरिसन ने आपसे रब्ता किया, जॉन्टी रोड्स ने आपसे रब्ता किया, आप कैसा फील कर रहे हैं? पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया के सामने रख के, कितनी खूबसूरत जगह हमारे पास मौजूद है, अब क्रिकेट भी वापस आ रही है। मैं जी अपने आप को बस एक हैसियत पाकिस्तानी, मेरी राय क्या होगी, मैं तो बहुत खुश हूं कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी आलमी तंजीमें हैं क्रिकेट की, वो भी इसको उन्होंने देखा और उन्होंने पहचाना और उन्होंने रिकग्नाइज किया कि यार ये पोटेंशियली कितनी खूबसूरत जगह है।
और मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम नहीं दिखाया। अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर जाएं या मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं या फेसबुक पे पेजेस पे जाएं तो आप देखेंगे कि मैंने गवादर शहर के हवाले से, सी पैक के हवाले से, वहां पर आपको पता है जो एयरपोर्ट बन रहा है गवादर में, नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब वो तैयार हो जाएगा तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 3.6 किलोमीटर लंबा रनवे वहां पर बन रहा है। तकरीबन शुरू में तो 3 लाख पैसेंजर साल के वहां से गुजरेंगे, फिर जब वो अपनी कैपेसिटी पे आ जाएगा तो वो 1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल कर सकेगा और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इमिग्रेशन काउंटर्स भी होंगे, कस्टम्स भी होंगे, बैनुल अक़वामी फ्लाइटें वहां आएंगी और वहां से जाएंगी और जो बड़े बड़े कार्गो के जहाज हैं वो आएंगे और वो जाएंगे। तो और वो यूं नहीं है कि ये बात हो रही है, उसको 18 किलोमीटर का उन्होंने फेंस लगाया हुआ है और उसके अंदर काम हो रहा है, अभी से ऑलरेडी काम चल रहा है इस वक्त। तो गोया आप जाकर देखें, अपनी आंखों से देखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसलीड करते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि खुदा का वास्ता है थोड़ा सा अगर आप अपना होमवर्क खुद करें तो आप देखें, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, जो सी पैक का रोड है, जो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जिसको वो कहते हैं, जो सी पैक का 19 किलोमीटर है जो ग्वादर शहर के अंदर से जा रहा है और जो जाके पोर्ट को लगेगा, वो रोड भी मैं देख कर आया हूं। वो सारी की सारी रिक्लेम की है चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ मिलकर, और उस पे पहले जो घर होते थे वो लोगों ने वो घर जो है अपने वो सरकार ने उनसे खरीदे, उन्होंने खुशी खुशी वो पैसे लिए। वहां पर जो फिशिंग विलेज की जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो भी तो दुनिया को मुतारिफ कराने की जरूरत है। तो और कौन कौन से मकामात की सैर की है वो भी बताइएगा, सिक्योरिटी सूरत हाल का भी बताइएगा जैसे आप हमें बता ही रहे हैं अभी, और पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह जो हैं उनकी आमद के बारे में बताइए कि टूरिज्म जो है वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मुल्क की इकॉनमी का, और खासतौर पर क्रिकेट के साथ जुड़ता भी है ये मामला। देखिए, बलूचिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आप और मैं अच्छे तरीके से, हर पाकिस्तानी जानता है कि आपको पता है क्या होता है जब किसी मोहल्ले में अचानक किसी का घर बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाता है, उस पर बहुत काम होना शुरू हो जाता है, उसमें अच्छी अच्छी गाड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो जो पड़ोसी होते हैं उनके तो आग लग जाती है तन बदन में। तो अब आप समझ लें कि हमारे पड़ोसियों में से क्या गुजर रही है। तो वो जो हरकतें कर रहे हैं वो वाज़े तौर पर एक चैलेंज है, लेकिन आप ये ना भूलिए कि हमारी रखवाली कौन करता है। हमारी रखवाली अफवाज पाकिस्तान करती है, पाकिस्तान आर्मी करती है, पाकिस्तान नेवी करती है, कोस्ट गार्ड करती है, एयर फोर्स करती है। तो वो लोग अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, और दुश्मन ये चाहता है कि वो ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, हम बगैर किसी खौफ के गए मकरान कोस्टल हाईवे पे ड्राइव करके गए। ठीक है, आप थोड़ा सा क्रिकेट एक्सपर्ट से फ़खर आलम आपसे बात कर लेते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, दूसरा मैच रह गया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर सकेगा, आसानी से कर लेगा, या मुश्किल से, लेकिन चांसेस होंगे? देखिए, क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना हमेशा, मैं उस वाले स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूं कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। असेसमेंट्स लोग सब अपनी मर्जी से करते हैं, किसी को क्या समझते हैं। मुझे जो खुशी है वो ये है कि टेस्ट सीरीज का आगाज़ जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन आई, और बड़ा मुश्किल मैच था। आप देखें, पाकिस्तान की पहली इनिंग के अंदर शुरू में एक कोलैप्स हो गया था, मिनी कोलैप्स हो गया था। उसके बाद जो शानदार क्रिकेट हमने देखी है, जो हमने फवाद आलम की परफॉर्मेंस देखी है, जो हमने अपनी टीम को इकट्ठा ज़बरदस्त तरीके से जेल होते हुए देखा है, तो क्या क्लीन स्वीप कर सकेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, शुक्रिया फ़खर आलम, आप हमारे साथ। एक तो आपने अपनी आंखों से जो देखा उसको पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, और इस तरह से आपके जरिए दुनिया को जानने का मौका मिला कि एक इतनी खूबसूरत स्टेडियम जो है वो मौजूद है। इससे पहले भी इसकी पिक्चर्स कुछ सरफेस हो रही थी, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली और इतनी क्लियर भी नहीं। मतलब कि अब उधर जाके क्रिकेट यानी कि उधर शुरू हो गई है। फराब, आप भी गवादर यकीनन गई होंगी, मैं भी गवादर गया, बहुत खूबसूरत जगह। आप जाके वहाँ पे देखते हैं यार, इससे खूबसूरत और क्या हो सकती है जगह। और जो जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, जिनको देखने के लिए हम बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, कि वाइट बीचेस हमें मिल जाएं, हमें ब्लू वाटर मिल जाए, हमें सुकून मिले, हमें साफ हवा मिले, हमें जैसे ना खामोशी मिले, सुकून, और उसके साथ साथ तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ जाके मिलती हैं। सो अब बजाय इसके कि आप उधर प्लान करें, कोशिश करें कि गवादर को देखने का प्लान भी करें और इन तमाम ब्यूटीज़ को अपनी आंखों से देखें। बहुत खूबसूरत जगह है। आप वहाँ पे जाएंगे, जो आपके जहन में खदशात है ना, वहाँ पे जाके सारे दूर हो जाते हैं। आपको पता लगता है कि बड़ी सेफ जगह है, आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं, और इतनी खूबसूरत जगह आपको और कोई नहीं मिल सकती। ट्रिप प्लान करें, गवादर का प्लान। We are blessed to have a deep water port। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। इस वक्त हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और कुछ और बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
बैक। पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है और ये हमें कम से कम बताया जाता है, हमने पढ़ा है आज तक कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और मुल्क की तामीर और तरक्की में किसानों का कलीदी किरदार है। किसान हमारे मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। वज़ीर आज़म ने किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली के रंग भरने के लिए कामयाब किसान प्रोग्राम शुरू किया है। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने साहिवाल का एक रोज़ा दौरा किया था और इस दौरान कामयाब किसान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। मुस्तहिक किसान को ट्रैक्टर की चाबी देकर ये इफ्तिताह किया गया और कामयाब किसान मंसूबा जो है कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले ही शुरू कर दिया। और मकसद इसका जो है वो यही है कि ज़राई शोबे से वाबस्ता नौजवानों को माली और तकनीकी मदद जो है वो फराहम की जाए। मंसूबे से किसानों को डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक और ज़राई शोबे में मुआवनत मिल सकेगी। और अहम बात है कि ट्रैक्टर जो पहले 20% सूद पर ज़मीन गिरवी रखवा कर सख्त शराइत पर मिलता था, अब वही ट्रैक्टर जो है कामयाब जवान स्कीम के तहत 3% सूद पर बगैर ज़मीन गिरवी रखवाए मिलेगा। तो इसमें वो किसान भी शामिल होंगे जो ज़मीन ठेके पर लेकर काश्त करते हैं, बिल्कुल, जो कि बड़ी तादाद में। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूस उस्मान डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले ही कामयाब किसान मंसूबा लॉन्च कर दिया गया। इस मंसूबे के जरिए ये बता दें कि नौजवान किसानों को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, कौन कौन अहल होगा? देखिए, मुझे दिली खुशी है, हमारा जो पिसा हुआ कमज़ोर किसान है उसको वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब किसान कामयाब जवान प्रोग्राम से एम्पावर करने जा रहे हैं। 3 से 4 ज़राअत के शोबे, डेयरी फार्म, लाइफ स्टॉक, छोटे दरमियाने प्लांट्स ज़राअत के रिलेटेड, इन पे हम 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज दे रहे हैं अपने नौजवान किसानों को जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल है। एक स्पेशल डायरेक्टर आप कह सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किसानों के लिए आसानियां पैदा की हैं कि वो ले सकें। 12 एकड़ ज़मीन पहले किसान को गिरवी रखानी पड़ती थी एक ट्रैक्टर देने के लिए, जो कमज़ोर किसान था जिसके पास वसाइल नहीं थे, और दूसरी तरफ तकरीबन 18 से 20% मार्कअप देना पड़ता था जिसकी कीमत 1.5 से 2 लाख थी। एक 10 लाख का ट्रैक्टर एक किसान को तकरीबन 12 लाख में मिल रहा था। फिर वो किसान जो पट्टे की ज़मीन पे काश्तकारी कर रहे थे, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, उनके लिए तो ये ट्रैक्टर एक ख्वाब था, वो लोग भी ये ट्रैक्टर ले सकेंगे। और उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज हैं उनसे बात की गई है, वो मजीद इंशाल्लाह ताला इन किसानों को कामयाब किसान से डिस्काउंट देंगे, इंश्योरेंस का रेट नीचे होगा। आसानी के लिए हमने एक पोर्टल डेवलप किया है, kamyabjawan.gov.pk। जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरे ये नौजवान किसान जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं कामयाब किसान का, वो kamyabjawan.gov.pk पे जाएं और फॉर्म फिल करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरिट बेस्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, शफाफियत के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत है कि हमने इंशाल्लाह ताला अपने किसानों तक ये ट्रैक्टर भी और ये तमाम जिन फील्ड्स की मैंने बात की है कर्ज को इंशाल्लाह ताला हमने यकीनी बनाना है कि हमारा किसान जो है वो कामयाब भी हो और ज़िंदगी में आगे भी बढ़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मुझसे बात करें तो उस्मान डार साहब मुआविन खुसूसी बराए अमूर नौजवान जो है, और मेरा ख्याल है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने वालों के सामने, जिन लोगों के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं वो कितने मुतमईन क्या ख्याल है। बिल्कुल सही। तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, फरमाइएगा, आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी जो कि उस्मान डार साहब ने कामयाब किसान के हवाले से की। हुकूमत ने किसानों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, आप उससे मुतमईन हैं? क्या हुकूमत अपने वादों पर अमल जो है वो कर सकी है अभी तक जो उन्होंने किए थे, और इन वादों पर आपको यकीन है कि इन पर अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान डार साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें हैं कि एक रियल चेंज है और एक कॉस्मेटिक्स चेंज है। अगर सही तौर पर ज़राअत को उठा दिया जाए, जो फरा आपने सवाल किया था डार साहब से कि 1 करोड़ नौकरियों के लिए आपने सवाल किया, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ज़राअत के शोबे को ये उठा दें तो 1 करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी भी जो है वो 48% जो है ज़राअत से मिलता है, एक बात। दूसरी बात जो है, उन्होंने जो बात कही है, इससे एक मखसूस और बहुत कम लोगों को फायदा होगा। मैं समझता हूं कि ये स्कीम सिर्फ इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ चंद लोगों को, जो ज़राअत एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा शोबा है, और उसके अंदर जो है वो काम करने की जरूरत है। हर हुकूमत आई है, उसने आर्टिफिशियल काम किए हैं, कॉस्मेटिक्स की है। मैं ये कहता हूं कि आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट जो है ज़री बैंक किसानों को किस
उस पे देता है, रेट पे देता है, उसको कम करने की जरूरत है। इनपुट्स अगर मेरी महंगी होंगी तो मुझे इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा कि आज अक्टूबर से लेके और आज ये फरवरी है, 800 रुपए DAP बढ़ गई, आप यूरिया जो है वो 60 रुपए बढ़ गई, और इसी तरह डीजल देखें वो कितना बढ़ गया। तो गुजारिश ये है कि इसमें वजीर आजम साहब ने, ये भी मैं डार साहब को याद करा दूं कि 1200 अरब का पैकेज अनाउंस किया था, और उसके बाद फिर ये हुआ कि 37 जो है वो अरब, इसका 63 अरब जो है वो किसानों के लिए किया, 63 अरब से कम करके फिर वो 50 अरब पे कर दिया गया, और 50 अरब में से जो है वो खाद के लिए, ट्रैक्टर्स की सब्सिडी के लिए और जरी बैंक के उसके लिए। आप ये देखें कि उसमें एक पेनी भी नहीं मिली। अप्रैल 2020 से लेके आज तक उन वादों पे अमल नहीं हुआ। तो मैं मतलब कैसे कह सकता हूं कि ये जो आज डार साहब बात कर रहे हैं, और फिर बड़ी बात ये है कि जो एक बड़े बड़े अफलातून बैठे होते हैं, हमारी किस्मतों के फैसले कर रहे होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो तकलीफ क्या है। अब आपको एक बात और बता दूं कि आप ये देखें कि 40% तकरीबन इनपुट्स की कीमतें बढ़ी हैं, ठीक है, और 8% जो है वो फसल की कीमत जो बढ़ी है। तो मैं किस तरह से मुकाबला जो है वो कर पाऊंगा। आप ये देखें कि चावल मुझसे सस्ता लिया, ठीक है, और 1700 रुपए में लिया, और मेरे शहरियों को, पाकिस्तानियों को वो कितना महंगा जो मिलता है। एक मन में से, मुंजी में से 27 किलो जो है वो चावल निकलता है, 4 किलो उसका, 5 किलो टोटा निकलता है। आप ये बताएं कि मेरे से 1700 लेके तो जिसके पास गया वो उसमें से कितना कमा रहा है। इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। फरहान हमजा, आपके इंतहाई शुक्रगुजार है, मैं ये दिल से बात कह रहा हूँ कि आप हर अपने वीक पे जो है वो ज़राअत के किसी न किसी शोबे को टच करते हैं और बात करते हैं। मुझे अब ये उम्मीद हो चुकी है कि जब मीडिया जिस चीज को वो उठाता है तो फिर उसमें जो है वो हुकूमत मुतवज्जे होती है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, जो ट्रैक्टर्स के हवाले से बात कर रहे थे उस्मान डार साहब, ये कितना बेहतर एक इकदाम है हुकूमत का, ये कितना बेहतर है। लोगों को चाहिए होते हैं ट्रैक्टर्स, किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे होते, ये कितना अच्छा एक इकदाम है। साथ ये बता दें मजीद क्या कर सकती है हुकूमत, वक्त तो लगेगा पॉलिसीज लाने में, वजीर आजम कंसर्न तो हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। जी हाँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो ट्रैक्टर्स की, आप ये देखें कि कोई पूछने वाला नहीं है उसकी। मैं कहता हूँ अगर मैं 500 गुना कीमत कहूँ तो वो बेजाना होगा। आज जो है बड़ा ट्रैक्टर जो है वो 15 लाख में आ रहा है, वही जो आज से चंद साल पहले 7 लाख में, 7.5 लाख में आता था। एकदम से कीमतें बढ़ जाती हैं, बिला वजह बढ़ जाती हैं, कोई पूछता है। देखे ना, उससे किसान को कितना नुकसान होता है। फिर जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा, और उसमें स्किल के इदारे आज अपने बच्चों को खेती बाड़ी कराना पसंद नहीं करता। वो कहता है जाओ जाके मजदूरी कर लो और शाम को ताजा तुम जो है वो ले और घर का गुजर बसर चले। जब इस तरह के हालात होंगे, और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि इंटरेस्ट रेट कम करें, लाइव स्टॉक को उठाएं, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें कि लाइव स्टॉक जो है उसके ऊपर लोन कम करें। ये कम लोगों के लिए, जो ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये चंद लोगों के लिए होगा। आप ये देखें कि 45 लाख जो है वो जिम्मेदार है पंजाब के अंदर। मैं ये कहता हूं कि बड़े जिम्मेदार जो है वो तो 5 या 6% होंगे, ठीक है। बाकी सारा छोटा जो है वो किसान और जिम्मेदार होता है। उसको किस तनासब से ये चीज जो है वो देंगे। अगर तो ये आर्टिफिशियल है, सिर्फ दिखावे के लिए है कि किसान को जो है वो हम किसान कार्ड दे रहे हैं, नौजवान, नो डाउट इन चीजों की भी जरूरत है। मैं इसको ये कहूंगा कि ये ठंडी हवा का एक झोंका हमें महसूस हो रहा है, वो अभी बात है। जब अमल होगा तो फिर आप दोबारा हमसे पूछेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। महमूदुल्लाह बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बड़ा एक पैकेज सामने आया है, कुछ चीज़ें हुकूमत सोच रही है, एक प्रोग्राम है। जब तक
अमली तौर पर वो नहीं होगा तब तक तो सवालात उठते रहेंगे, लेकिन हुकूमत अगर करे तो किसान को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रिलीफ मिल सकता है। और वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार इस तरफ इशारा भी किया है, भले उसको अपोजिशन तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन जब उन्होंने कट्टों की स्कीम का ऐलान किया, लाइफ स्टॉक की बात की, हाँ, तो उसको इसी नाम के साथ जो है उस पर मजाक किया गया। बातें की तमाम चीज़ें जो हैं ये लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई हैं। अगर इस पर मुनासिब पॉलिसी साजी की जाए और वाकई इन चीज़ों को लिफ्ट किया जाए तो इससे मदद मिल सकती है। अगर इंडिया के किसानों को देखें हमजा, तो भी एग्जैक्टली इसी तरह के कवानीन के बारे में एहतजाज कर रहे हैं ना, कि जहाँ पे आड़त के मामले में उन्हें लग रहा है कि उन्हें नुकसान पहुंचेगा और उनकी फसलें जो हैं उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा, और वहाँ पर जो है दूसरे लोग जो कि मिडिल मैन होंगे, जो कि बाहर से आएंगे, वो सही मुनाफा जो है वो कमाएंगे और उनका इस्तेमाल। वैसे ट्रैक्टर बहुत बड़ा मसला है किसान का, और उसको अगर वो कम सूद पे मिल जाए, हाँ ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। लोग मतलब कि किराए पे ट्रैक्टर लेके अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर हल चला रहे होते हैं, और वो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें काश्त हो रही होती हैं। उनके लिए खैर एक ये रिलीफ है। अब उम्मीद करते हैं कि दीगर जो किसानों के मुतालबे हैं वो भी पूरे होंगे। मुझे लगता है हाँ देखा मुझे पता था कि आपने कुछ खाने पीने का जो है ना वो सिलसिला करना है। किसानों की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान को किसान खिला रहे हैं ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भी खाने पीने की बात कर लेंगे। अच्छा चलिए, मैं आपको बताती हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है, आपने खुद खाई भी है रबड़ी? हाँ रबड़ी खाई भी। कहाँ पे खाई है? बेशुमार जगहों पे खाई हुई है, हर जगह पे मिलती है, लेकिन हम आज एक आपको मशहूर जगह दिखा रहे हैं जहाँ की नहीं खाई हुई मैं। वो कौन सी है? हैदराबाद की। हैदराबाद जंक्शन जो है ना वो कहलाता है। अगर आप ट्रेन पे सफ़र करें, चूँकि मैं पढ़ती थी JPMC में और मुझे इस्लामाबाद से वहाँ तक सफ़र करना होता था, तो अम्मा अब्बा से एयर टिकट के पैसे कम मिलते थे, तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स जो है ना इकट्ठे होकर ट्रेन पे सफ़र किया, गुड ओल्ड डेज। तो उसमें फिर हमने बहुत मज़े का सफ़र, तो उसमें पूरा पाकिस्तान आप देखते हैं, रोहड़ी जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, तो यहाँ पे ना ये रबड़ी मिला करती थी स्टेशन के ऊपर, और अच्छा उस वक्त वैसे बेहतर चीजें मिलती थी स्टेशन से खाने पीने वाली, क्योंकि अब तो बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती हैं वो। आप देखें ना, अब तो लगता है कि आप शायद अपने ऊपर जुल्म करने लगे अगर बाहर से कोई चीज लेके। हाँ हमजा, उस वक्त तो ट्रेन्स भी टाइम पे चलती थी ना, स्लीपर्स आप बुक करवाते थे, आप पूरे स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे होते थे, तो वो तो पूरा एक पार्टी होती थी। आप 30 घंटे का ट्रेवल कर रहे हैं, 24-28 घंटे का मुख्तलिफ जगहों पर रुक रहे हैं, तो उसमें मैंने भी ये रबड़ी जो है ये ट्राई की भी। कैसी है ये रबड़ी? बहुत शानदार, मज़ेदार। जिन्होंने नहीं की उन्हें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैं शराज भट्टी से पूछता हूँ कि शराज बनती कैसे है, इसमें क्या खास बात है कि फरा इतनी तारीफ कर रही हैं, और आपने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छी रबड़ी होती है, हमें मिलवाएं इस रबड़ी से, दिखाएं और फिर आप खाएं। जी बिल्कुल हमजा, यूँ तो मुल्क के हर शहर में खाने पीने की कोई ना कोई डिश सौगात के तौर पर तैयार की जाती है, लेकिन जहां हैदराबाद का नाम आता है तो हैदराबाद का नाम सुनते ही जहन में रबड़ी का ख्याल आ जाता है। हैदराबाद की रबड़ी लज्जत, जायके और म्यार में अपना कोई सानी नहीं रखती। यही वजह है कि हैदराबाद की रबड़ी ना सिर्फ हैदराबाद के शहरी शौक से खाते हैं, बल्कि दीगर शहरों से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी लाजमी तौर पर रबड़ी यहाँ से लेकर जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद में रबड़ी तैयार करने वाली एक ऐसी ही कदीम दुकान पर, जहाँ पर रबड़ी तैयार की जाती है। बड़े बड़े कड़ाहों में दूध डाला जाता है, उसके बाद 25 मिनट तक इसे दूध को खूब पकाया जाता है। जब इसके लच्छे तैयार हो जाते हैं तो यही लच्छे जो है बाद में रबड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इस रबड़ी को कोल्ड स्टोर में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, उसके बाद इसे काउंटर पर फरोख्त के लिए लाया जाता है, जहां पर जो है लोग इसे ख़रीदते हैं, ना सिर्फ खाते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। मुझे मालूम है कि जो मैंने तरीका आपको बताया है, जो विजुअल आप देख रहे हैं इस टाइम पे, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं ना सिर्फ खुद रबड़ी खाता हूँ बल्कि अपने घर वालों के लिए भी रबड़ी लेके जाता हूँ। रबड़ी की जो खुशबू है वो उससे जो है मुंह में पानी आ ही जाता है। तो मेरे लिए तो रबड़ी आ ही चुकी है, तो इसलिए अब मुझ में ये हौसला नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक आपसे बात कर सकूं। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आप प्रोग्राम को आगे लेके चलें और मैं जो है रबड़ी खाने की तरफ चलता हूं। जी ठीक है, बिल्कुल आप नहीं रुक पा रहे हैं शराज, आप जाएं, आप रबड़ी आराम से खाएं और खाने के बाद हमें तस्वीर भी भेजें, हम उसको देख के भी मजीद जो है ना जलेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास और कोई इतनी आप क्यों तरद्दुद उठा रहे हैं? आराम से मास्क उतारें और शुरू हो जाए एकदम से। वैसे हमजा मेरा ख्याल कर रहे थे कि यार अब बिल्कुल सामने खाना शुरू कर दिया तो कहीं प्रोग्राम से ना उठ के चला जाए। हाँ, ये रबड़ी जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त वो है, और चूँकि जैसे मैंने बताया ना कि हम तो पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हुए जाते थे,
होता ये था कि हम लोग मतलब स्लीपर्स में बैठे होते थे, ताश वाश खेल रहे होते थे और शर्त लगती थी जिस पे आएगी ना वो अगले स्टेशन से ये खिलाएगा। अच्छा। तो शिकारपुर पे रुके हैं तो वहाँ से कुछ, तो सखर पे रुके हैं तो वहाँ से कुछ, तो हैदराबाद से रुके हैं, तो हर एक के जिम्मे कुछ ना कुछ पड़ा होता था। और एंड पे जाते जाते वो पॉकेट मनी जो महीने की लेके आए होते थे ना, बाजू का पता चलता था जब उतरे हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। जो हॉस्टल में रहते हैं ना उनका यही होता है, पहले 5 दिन ऐसे होते हैं जैसे कोई मिलियनर है और अगले 25 दिन महीने के ऐसे गुजरते हैं कि जैसे कोई घर बार है ही नहीं, पैसे होते ही नहीं है। लेकिन भाईचारा होता है ना कि फिर जैसे आप एक दूसरे के साथ एहसास करते हैं कि अच्छा अब उसके पैसे खत्म हो गए, चलो कोई नहीं अब पोलन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वैसे हॉस्टल वालों को जो है ना देखा है कि उधार पे उनकी जिंदगी गुजर रही होती है। मेस से जान छुड़ाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करते हैं। एनीवे, तो ये जिन लोगों ने ये ज़िंदगी एंजॉय की है उनको और ये सफ़र एंजॉय किया पाकिस्तान का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रेलवे की रिवाइवल की बात की जाती है। और तो ये सौगातें हमारे मुख्तलिफ शहरों की हमें पता चलती हैं और इसको हम एंजॉय कर सकते हैं। टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे रबड़ी की मैं बात करते हैं। बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। वफाकी हुकूमत का इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम कल से शुरू करने का फैसला। वैक्सीन की पहली खेप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आवाम को खबरदार कर दिया। कहती हैं कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीन लगवाए। कराची पाकिस्तान का मरकज भी है और रोजगार का महवर भी, मगर ट्रांसपोर्ट की कमी, बेहंगम ट्रैफिक, टूटी सड़कें और लाकानूनियत की वजह से रोशनियों का शहर एक अजीब तमाशा बन चुका है। पीपल्स पार्टी 13 बरस में कराची में ट्रांसपोर्ट निज़ाम बेहतर ना कर सकी। अवाम पूछते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद कब होगा। दुनिया चांद सितारों को फलांगते हुए अगली मंजिलों की खोज में मगन। पाकिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर। 5 से 16 साल की उम्र के 44% बच्चों ने कभी स्कूल की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा। मुल्क की मुस्तकबिल के मामार कब तक जहालत के अंधेरों में भटकते रहेंगे। मौसम सरमा का लुत्फ अपनी जगह, मगर बालों के मसाइल से कैसे निपटें। सर्दियों में बाल खुश्क और बेरौनक होने के साथ साथ झड़ने लगते हैं। सर्द मौसम में बालों का ख्याल कैसे रखा जाए, आपको बताएंगे प्रोग्राम में। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। कोरोना के हवाले से अहम पेशरफ्त पर बात करनी है कि हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन जो है वो कल से शुरू कर ली जाएगी ये मुहिम, और लोगों को नहीं, हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और पूरी दुनिया से जो खबरें आ रही है ना वो अजीबो गरीब हैं। कल स्पेन ने भी रिपोर्ट किया है कि कुछ फाइजर की वैक्सीन लगने से वहाँ पे डेथ्स हुई हैं। उससे पहले मैंने डरते डरते यहाँ पे नहीं वो बात की थी, इसलिए कि लोग ये ना कहें कि आप कैंपेन कर रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ। नॉर्वे में भी ये डेथ्स हुई थी, तकरीबन 90 के करीब लोग। स्पेन में 7 जो है लोगों ने जब लगवाई तो उनकी डेथ हो गई स्पेन से, और 78 लोग जो थे जिन क्या वो नर्सिंग होम के, उन सब का कोरोना पॉजिटिव आ गया उसके बाद। सो इसी तरह से नॉर्वे में, लेकिन वहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद चूंकि ज़्यादा उम्र के लोगों को ये लग रही है पहले और उनकी बहुत सारी और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हो सकता है कि वो ना इसको सहार सक रहे हो। लेकिन ये एक चीज़ जो है सामने आ रही है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो हर मुल्क में पहली तरजीह है और पाकिस्तान में भी उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। पाक फ़िज़ाई का खुसूसी तैयारा गुज़िश्ता रोज़ चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ जो हैं वो कायम किए जा सके हैं और तमाम ये अमल जो है डिजिटल मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाएगा। और वक्त बचाने के लिए सिंध बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन तैयारों से फराहम की जाएगी, जबकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए रजिस्ट्रेशन का आसान तरीकाकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अहम बात यह है, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही हैं कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर कोरोना वैक्सीन लगवाएगा। ये बड़ी अहम बात। हाँ, और ये वही बात है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लोगों ने लगवानी छोड़ दी है धड़ाधड़। यूरोप में बरतानिया, बल्कि हमजा कह रहे हैं कि वो इतना ज़बरदस्त मुल्क जो है वो बन गया है, वैक्सीन पहुँचती है
और लोग वहाँ पर अपनी स्लीव्स तक अप किए हुए बैठे होते हैं ताकि उनको फौरी तौर पे डोज जो है वो लग जाए, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो खेप आ रही है वो 3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर ली जाए, उसमें वो डिले नहीं कर सकते। तो इसका मतलब उन्हें एक दिन में बहुत सारे शॉट्स जो हैं गैग्स जो वो लगाने होते हैं और वो बड़ी स्पीड के साथ उसको वो निकाल रहे होते हैं ताकि वो इस तमाम डेडलाइंस को मीट कर सकें। सो इस हवाले से हम भी बातचीत करेंगे हमारे यहाँ पे जो वो कैसे काम करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, जैसे हम अभी इंग्लैंड का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है उनके इस मैकेनिज़्म की कि वैक्सीन पहुँचती है, उसमें 3 दिन का टाइम होता है कि वो 3 दिन तक रख सकते हैं उसे, आप उससे पहले आपने उसको कंज्यूम करना होता है, तो वो फौरी तौर पे उसको जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। पहले से लोग मौजूद होते हैं, हेल्थ वर्कर्स तैयार होते हैं। हमारे यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुँच चुकी है, वैक्सीन मुहिम जो है शुरू करने का फैसला हो चुका है। क्या हम इतना तैयार हैं, सिस्टम इन प्लेस है कि हम ये जो पहली खेप आई है 5 लाख तोहफतन जो वैक्सीन मिली है इसको लगा सकें उसी तेज़ी और उसी सूरत के साथ? देखिए, 2020 हमने 3rd वर्ल्ड वॉर में गुजारा, जहाँ पे 25 लाख लोग मर जाएं, तो डेफिनेटली इसको 3rd वर्ल्ड वॉर कहना कोई मुबालगा नहीं होगा। और जो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है लोगों को, पूरी दुनिया को, वो एट द एंड ऑफ द टनल वो वैक्सीन के फॉर्म में नज़र आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 18,000 लोगों को इधर ट्रायल में लगाई और उनमें कोई एक भी डेथ नहीं हुई, कोई हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुआ, कोई एनाफिलैक्सिस भी नहीं हुआ, और मामूली बुखार हुआ, जिस्म टूटा, वो भी 5% का, ज़्यादातर को बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ कि उनको लगी। तो ये जो चंद एक वाक़यात हुए हैं, इनका भी देखें, जो टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना, या एक वैक्सीन के साथ एड्स के टेस्ट का पॉजिटिव भी आ गया था और उसको रोल बैक कर दिया गया था। तो देखें, ये तो रिसर्च का हिस्सा है। जब भी नई अदवायात आती हैं तो उनमें ये वहाँ पाया जाता है कि उनकी सेफ्टी और एफिकेसी का, और क्योंकि ये आम तौर पे वैक्सीन जब दुनिया में डेवलप होती है तो ये 9 से 13 साल का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने साइंसदानों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने सब कुछ कंप्रेस कर दिया। हमने फ़ेज़ 1 ट्रायल्स का कंप्लीट होने का रिजल्ट नहीं वेट किया, हमने फ़ेज़ 2 भी साथ शुरू कर दिया, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, क्योंकि हर 1 घंटे में आपके अपने मुल्क में 3 से 4 कीमती जाने जा रही हैं, दुनिया में हर 3 मिनट बाद एक इंसान मर रहा है। तो ये इससे बड़ा कौन सी क्राइसिस होगा? तो इसको रोकने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम ने कहा, यास्मीन राशिद साहबा ने, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट उन्होंने ज़रूर बात की होगी, वो हम भी कहते हैं, ट्रायल्स में साइन कराते हैं कि देखें, हम किसी की भी ज़िंदगी की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, डिसीजन उन्होंने खुद करना है इंडिविजुअल ने। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिसने अनफॉर्चुनेटली कई 100 डेथ्स सर्टिफाई की हैं कोरोना की, बिकॉज मैं ICU में काम करता हूँ, तो मुझे कोरोना की मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कि वह वो एक अजीब सी मौत है कि कोई करीब, कोई आपका रिश्तेदार, बेटा बेटी, कोई भी नहीं दुआ कर रहा होता और आप में वहम डाले जाते हैं कि आपकी बॉडी भी कोई टच करेगा कि नहीं, बाद में कोई नलाएगा भी कि नहीं, दफन भी होगा कि नहीं, और उस वक़्त आप सांस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो वैक्सीन की तो तकलीफ या रिस्क बहुत कम है उस लिहाज से, लेकिन जाहिर है सही, एक एस्प्रिन खाने का भी रिस्क है, एक पैरासीटामोल का भी। तो इसलिए वो डिसीजन तो इंसानों ने खुद करना है, लेकिन आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि ये हम पूरे ख़त्म करें, जैसे कि आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके ज़रिए आप लोग हमारे रोल मॉडल हैं। गवर्नर साहब पंजाब के, उनकी वाइफ ने पब्लिकली आके लगवाई, आर्मी के लोगों ने लगवाई, जो हमारे लीडर्स हैं पॉलिटिकल, उन्होंने लगवाई, एक्टर्स ने लगवाई, क्रिकेटर्स ने लगाई। तो इनको देख के हमारी एस्केलेट हुआ कॉन्फिडेंस, और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद हमारा जो ट्रायल 6 माह में कंक्लूड होना था, हम 3 माह में कर दिया 18,000 लोगों को लगा के। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये अब डेफिनेटली ये रहेंगे अब हम, लेकिन जैसे जैसे लोग लगवाते जाएंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। और मेरा ख्याल है जब 75% लोग देखें, हमें 15.5 करोड़ लोग, 75% आबादी को वैक्सीनेट अर्जेंटली करना है ताकि इसकी ट्रांसमिशन रुके और लोगों की जानें बचें, जो कि एक बहुत बड़ा अमल होगा। बिल्कुल ठीक है। ये जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिनका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, हम आपको ये क्लियर कर दें कि ये जब ट्रायल्स हो रहे थे, इन्होंने आके वॉलंटियर किया था और उस टाइम खदशात बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वहाँ पर ट्रायल्स चल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन इस तरह की बात कर देना आके सामने, उससे आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग खौफजदा हो जाएंगे, जिस तरह की कल डॉक्टर साहबा ने बात की है? और दूसरी चीज़ ये कि जो फाइजर की वैक्सीन है, उसके वाले से हम बात कर रहे थे कि स्पेन में ये मामलात हुए हैं, जो हमारे पास वैक्सीन आई है उसमें और फाइजर में बुनियादी फ़र्क क्या है?
देखें, फाइज़र की वैक्सीन एक तो उसकी कोल्ड चेन आपको -68 चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में या हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में है, वरना फील्ड में नहीं है। -68 को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। और उसकी 2 डोजेज़ हैं वैक्सीन की, एक 30 दिन बाद, दूसरा वो एक मैसेंजर RNA वैक्सीन है। ये समझने वाली चीज़ है कि आपकी वायरस के अंदर बॉडी को जाने में नहीं रोकती, आपके अंदर जाके एक मैसेंजर RNA है जो मैसेज देता है उसको, वायरस को, कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन रोकती है, ये मैसेज को रोकती है कि उसने मल्टीप्लाई होना है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम उसको क्लियर कर देता है। जो साइनोफार्म की या कैंसिनो की वैक्सीन हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स पे एक्ट करती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन एस, जो कांटे इसकी वायरस के ऊपर जो आप दिखाते हैं, सिर्फ उनको तोड़ती हैं। और उनको तोड़ने का ये फ़ायदा है कि जब वायरस आपके सांस में चली भी जाए तो ये बॉडी में एंटर नहीं हो पाती। बॉडी में एंटर इसने स्पाइक प्रोटीन्स के ही होना है, तो इसलिए उसका फ़ायदा ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी कर जाएगी तो होपफुली अटैचमेंट सिस्टम को आपने असेंबली को तोड़ा हुआ है तो वो एंटर नहीं हो पाएगी बॉडी में। तो इसका ये बुनियादी फ़र्क है, लेकिन बोथ आर रीजनेबली सेफ। जहाँ तक आप वैक्सीन की बात करें, देखें जब उन्होंने लगाई अबव 90 को, अबव 90 में सर्दियों में नर्सिंग होम्स में मोर्टेलिटी वैसे ही इतनी इन्फ्लुएंजा और बाकी को मोबिलिटी से होती है, तो इसलिए देखें वो डाटा अभी एनालाइज हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वैक्सीन वाज डायरेक्टली रिपोर्टेड। वैक्सीन से ये तो नहीं कि किसी को हार्ट अटैक होना था तो हार्ट अटैक भी रुक जाएगा। हमारे हार्ट अटैक से पाकिस्तान में इस वक्त 50 से 100 बंदा डेली मर रहा है, तो अगर उनको वैक्सीन लग जाएगी तो इसका यस वो एडवर्स इवेंट हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे, लेकिन वैक्सीन रिलेटेड एडवर्स इवेंट नहीं होगा। तो एक टेक्निकल सी चीज़ है थोड़ी सी। जैसे मैंने वैसे मैकेनिज्म का भी पूछा था, जैसे फाइजर की कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है, करनी चाहिए, तो वो उसके लिए 3 दिन का टाइम होता है और वो बड़ी इफेक्टिवली उसको लगा रहे होते हैं। हम जो वैक्सीन मंगवा रहे हैं उसके लिए कोई टाइम पीरियड है और हमारा इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद है। दूसरा, इंडिया ने ऑस्ट्राजेनिका की जो है लाइसेंस हासिल किया और उसे लोकली मैन्युफैक्चर किया। आपके ख्याल में हम कैपेबल नहीं है कि हम अगर वैक्सीन दरामद नहीं कर सकते तो हम ऐसा कोई लाइसेंस ले लें, जैसे आपने के पास भी एक जो है वो साइनोफार्म का एक्सपेरिमेंट किया गया और वो चाइनीज़ वैक्सीन का, और उसको लोकली मैन्युफैक्चर कर लें? देखिए हमारे पास उल्ट है जो चाइना के पास, जो इंडिया के पास है। हमारी लैब में, हमारी UHS की लैब में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री नहीं हैं, हम इसको अपस्केल नहीं कर सकेंगे, करोड़ों डोजेज नहीं बना सकते। हम चंद डोजेज स्टडी के लिए बना रहे हैं और हम फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं और उसको एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में ले जा रहे हैं। ये एकेडेमिया का काम नहीं, ये इंडस्ट्री का काम है कि इसको अपस्केल करे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 350 बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स लग चुके हैं, पाकिस्तान में नॉट ए सिंगल बायोटेक्नोलॉजी प्लांट। तो इसलिए ये सिर्फ वैक्सीन्स का मामला नहीं है, ये तमाम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, चाहे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, चाहे एरिथ्रोपोइटिन है, चाहे इंसुलिन है, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं बन पाती, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर ने अभी तक, और वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से करेगा, कॉन्फिडेंस से करेगा कि अगर गवर्नमेंट उनको कोई अश्योरेंसेस देगी तो वो फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और ये इंतहाई ज़रूरी क्वेश्चन है कि हमारी जो लैब में रिसर्च हो रही है ये सिर्फ हमारे CVs या इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ा रही है, लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज डिस्कनेक्ट है बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री, और उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें कोई इशू नहीं होगा। एकेडमिया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अवेयर है और परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री है ही नहीं अभी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे, अपडेट कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान का मरकज़ भी है और रोज़गार का महवर भी है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ जाते हैं और जाके कमाई करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको नकलो हरकत में भी मुश्किलात का सामना रहता है। ट्रांसपोर्ट की कमी है, बेहंगम ट्रैफिक है, टूटी हुई सड़कें हैं, लाकानूनियत समेत दूसरे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जो बात कर ली जाए, अफसोस है
कि वहाँ पर ये मसले हैं? जिधर हाथ डालो वहाँ से एक मसला जो है वो निकल आता है। पीने का साफ पानी हो या कराची में मूवमेंट हो, आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको 2 घंटे तो कम से कम रखने होते हैं कि आपको उसमें आने जाने में या पहुँचने में ही लग जाएंगे। अब कमिश्नर कराची भी चिल्ला उठे हैं कि शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है, मगर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है, हमें मिनी बसेज और कोचेज़ की तादाद जो है उसको बढ़ाना होगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर लाएँ ताकि लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया हो सके। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि आज रोशनियों का शहर गंदगी के ढेर और मसाइल के अंबार के लिए दबा हुआ है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिनके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे अभी, और हमारे साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर साहब मौजूद हैं, सो उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस कादिर साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कमिश्नर कराची ने कहा है कि शहर की आबादी बहुत बढ़ गई है मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है, और इससे पहले हमने देखा कि ऐसी रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है जिसमें बताया गया कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि तकरीबन 13 साल से, तो हम कंसेक्यूटिव कह सकते हैं, यहाँ पर हुक्मरान है, जिम्मेदारी किस पर है और इस मसाइल का हल जो है वो कब तक निकाला जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कमिश्नर साहब ने ये बात जो कही है उनका क्या एंगल था बोलने का, उनका क्या इसका मतलब था, लेकिन अगर इसको आप इस परसेप्शन में लेते हैं कि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है। और मैंने बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पे ये आगाही दी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि कराची के मेरे शहर में जो प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, शायद उनमें बहुत डिले हो गई। ये जो 5 साल बल्कि 6 साल 7 साल पहले शुरू होने चाहिए थे, जो अब तक कंप्लीट हो चुके होते, लेकिन बिल्कुल डिले हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कराची शहर कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि इस साल मार्च के महीने के एंड में हम कराची में जो हमने एक सर्वे हुआ था 2012-14 में हुआ था, एक सर्वे जायका का, जो मास ट्रांजिट का जो पूरी सर्वे हुई थी, उसके मुताबिक जो सजेस्टिव जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस थे या जो लाइंस थी, जिसको आप मेट्रो कह लें, जिस तरह आप मिसाल एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेट्रो का मिसाल ही कर लें, ताकि उस तरीके के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस साल शुरू होने जा रहे हैं। कराची में मार्च में हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को ग्राउंड ब्रेक करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फेज़ में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूर उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम अगस्त सितंबर में दूसरा अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके बना रहे हैं, उसके तवस्सुब से इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी आ रहा है। ये कहना कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सिंध गवर्नमेंट के बस की बात नहीं, देखें प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज सिंध गवर्नमेंट ही कर रही है। प्राइवेट सेक्टर भी ठीक है। शाह साहब, पीपल्स पार्टी महज प्राइवेट पार्टियों से शहर के मसाइल हल करने की अपील ही कर सकती है। वफाक तो कहता है कि हम पैसे देते हैं लेकिन वो कराची के लिए इस्तेमाल नहीं होते, तो ऐसा क्यों नहीं होता? मेरी पूरी कौम इसको सुने कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो कौन से पैसे हैं जो एक्स्ट्रा हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो कौन सा साल है जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे पैसे शॉर्टफॉल नहीं आया, या हमारे जो एज पर NFC जो हमें पैसे मिलने चाहिए थे वो हमें पूरे दिए गए हैं। वो कौन सा प्रॉमिस है जो फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के साथ किया। इवन चलें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तो आप छोड़ दें, वो तो हम जो अपनी सेविंग्स हैं, जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हालात हैं, उसको देखते हुए हम इसीलिए डिले होती है, जो हमारे पास अपने फंड्स हैं हम उनसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन से फंड्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को दिए हैं कि वो आके यहाँ पे डेवलपमेंट करें। कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट का है, सिंध में चल रहा है और वो टाइमली पूरा किया गया। और देखें, बात आपने बहुत अच्छी की है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह इसको पूरी कौम तक पहुंचाएंगे। देखें, प्राइवेट सेक्टर के साथ सिंध गवर्नमेंट चिप इन कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अगर ये आप एक तासुर देना चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और सिर्फ पूरा इन्हिसार प्राइवेट सेक्टर पे है, तो ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे पास एक बहुत अच्छा मोड बना हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर आता है, सिंध गवर्नमेंट उसके साथ अपने फंड्स चिप इन करती है। कोई भी सेक्टर का प्रोजेक्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, उसमें हमने बहुत अच्छी कामयाबियां इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हासिल की हैं।
जहाँ तक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चीज़ है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बहुत डिले हुई है, लेकिन ये 2021 में इंशाल्लाह हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कराची में ग्राउंड ब्रेक करने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेक से मेरा मकसद मैं फिर वाजे कर दूं कि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट होगी, इनको कुछ टाइम लगा। वही मेट्रो लाइंस जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में चल रही हैं, मेरे शहर कराची में भी चल रही हैं। शाह साहब, लोग इस हवाले से सवाल करते हैं कि पिछले सालों में इतने सारे टाइम में ये क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि इतनी आबादी बढ़ रही है शहर की, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निजाम होना चाहिए? ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया ना कि शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम मौजूद ही नहीं है, तो ये एक दिन में तो निजाम बनना भी नहीं था, और आपके पास 13 साल थे ये सब कुछ करने के लिए। अब जमात इस्लामी वो भी कराची के मसाइल हल करने के लिए शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर धरने दे रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है, अगर उसको वफाक से इतने मसाइल हैं तो वफाक भी तो यही कहता है कि सूबाई हुकूमत ताउन नहीं करती। जब हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे हमें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। तो जब सेनेट इलेक्शंस की बात आती है और तहरीक अदम एतमाद की बात आती है, वहाँ पर तो आप हुकूमत का साथ देते हैं उनको, ये नहीं आप चाहते हैं जमहूरी तरीके से मसाइल हल हो। तो अवाम के मसाइल को हल करने में क्यों नहीं जमहूरी तरीके से मसाइल का हल निकाला जाता? देखें जी, फिर वही बात आ गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती। कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे मसले हैं जो पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही, या एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही, या हल नहीं किए? अगर जमात इस्लामी वाले मेरे भाई ये जो धरने दे रहे हैं, क्या वजूहात क्या हैं? पीपल्स पार्टी की, देखिए हमारी गर्दन बहुत पतली है, हम पे क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, हमारी गर्दन पकड़ना बहुत आसान है। शहादतें भी हमारे उसमें हिस्से में आती हैं, जेल भी हमारे हिस्से में आते हैं, केसेस भी हमारे हिस्से में आते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात भी हमारे हिस्से में आते हैं। जो जिसको चाहे वो हमारे लिए कह दे, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के दूसरे सूबे किसी को नज़र नहीं आते, चलें छोड़ दें दूसरे सूबों को। मैं अपने जमात इस्लामी वाले भाइयों से एक सवाल करूँगा कि हालिया जो बारिशें हुई, इन बारिशों में आपने कराची के वो कौन से इलाके देखे जहाँ 5-5 दिन तक पौश इलाके, डिफेंस के इलाके, कैंटोनमेंट के इलाके, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, पानी निकालने वाला कोई नहीं था। ठीक है, बहुत से ऐसे भी एरियाज थे जो सिंध गवर्नमेंट के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के KMC के अंडर में आ रहे थे, वहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे। वो वहाँ पे जो मशीन मैकेनिज्म था वो उन्होंने बिल्कुल टाइमली इस्तेमाल किया। कुछ टाइम लगा, लेकिन वहाँ से पानी पहले निकल गया बारिशों का, वहाँ से क्लीनिंग पहले हो गई बनिस्बत उन इलाकों के जो खरबों रुपए टैक्सेस की मद में लेते हैं। और वहाँ पे कोई आखिर एहतजाजात हुए, वहाँ पे FIRs काटी गई, जो मसले हुए सबके सामने। वहाँ पे यहाँ कराची जो है, कराची के उन इलाकों के बारे में कोई नहीं बोलेगा। आप अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि धरने तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन कोई सच नहीं बोलता कि आखिर होना क्या चाहिए, किसने क्या करना है और किसने क्या नहीं किया। चलें दूसरी तरफ आ जाते हैं। बारिशें गुजर गई, पानी निकल गया। अभी तक मैं दावा करता हूं कि वो एरियाज जहां पे रोड्स में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जहां पे सीवरेज लाइंस में प्रॉब्लम्स आई थी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हर DMC में काम अभी भी जारी है। ये सोशल मीडिया भी विटनेस कर रही है, कराची के लोग भी विटनेस कर रहे हैं। वहाँ पे कारपेटिंग्स भी हो रही हैं, सेवरेज सिस्टम भी बन रहा है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे नुकसान हुआ उसको भी हम रिपेयर करने की कोशिश करें। बहुत हद तक हम कर भी चुके हैं, लेकिन क्या उन दूसरे एरियाज में जिनका नाम लेने से भी आप घबरा रहे हैं, क्या वहाँ कोई गया है? क्या धरना आपने दिया है तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ दिया है? देखें कर लें, देखें वैसे ही माजी में होता रहा है। हमें तो जो काम करना है या नहीं करना किसी को, वो उन्होंने हमारे कंधे डाल देना है कि ये कसूर भी सिंध गवर्नमेंट का है, ये सारे कसूर भी सिंध गवर्नमेंट के हैं। लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, जो हमें मैंडेट दे के हमारे सिंध के भाइयों बहनों ने यहाँ भेजा है, हम अपना फर्ज पूरा करते रहेंगे, हम वो खिदमत करते रहेंगे जो हमने प्रॉमिस किया। कादिर शाह साहब, बहुत अच्छी बात है कि बैठ के मामला किए जाएं, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं इसका हिस्सा बने, और जमहूरी तरीके से जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कराची के मसाइल का हल निकाल लिया जाए। बैठते हैं तो लड़ पड़ते हैं, मसाइल का हल भी निकाला जाए। जैसे जमहूरियत को बचाने के लिए बाकी तमाम हल निकाल लिए जाते हैं, तो फिर अवाम के मसाइल का हल भी जमहूरी तरीकों से जब अवामी मसाइल पर बैठते हैं तब लड़ पड़ते हैं ना, लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, बाकी जगहों पे जो है वो सुलह है, बाकी जगहों पे सब चीजें जो है ठीक है। ओके, टाइम फॉर ब्रेक। ब्रेक के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप सबसे पहले पाकिस्तान देख रहे हैं, और एक मसला जो कि हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। हम जीते हैं अपने बच्चों की
रोशन मुस्तकबिल के और लिए। हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। हम जिस यूथ की बात करते हैं ना फराह, कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में यूथ मौजूद है, उसके साथ हम कर क्या रहे हैं और आने वाले 10-15 सालों के बाद वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या होने वाला उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी दुनिया चांद सितारों की बात कर रही है कि मार्स पे पहुंचना है और मरीख जो है उस पे कैसे, उससे आगे तक कैसे सफ़र करना है। हमारी हालत ये है कि 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, 44% पाकिस्तानी बच्चे, वो कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा। जी, पता ही नहीं है उनको कि स्कूल होता क्या। और बदकिस्मती से इस मामले में भी ज्यादा तादाद लड़कियों की है। आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। और वो जो बच्चियां हैं वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर हैं। हाँ, और अगर हम अपने आईन पाकिस्तान की बात कर लें तो आर्टिकल 25A ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान 5 से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम मुहैया करने की जिम्मेदार है। ये वो बस कहता है, ये कहता है। और अगर आप पढ़ाने लगे ना बच्चों को, हमजा अभी तो जब आप जाओगे इस फेज में तो आपको लग पता जाएगा। आप यानी महीने का जो कमाते हैं उसका मेजर चंक आप स्कूल्स को दे देते हैं, क्योंकि स्कूल्स है वो प्राइवेट है, वहाँ पर ढेर फीस है। आपको बच्चे 16 साल की उम्र तक के जो FSC की स्टेज होती है तकरीबन, जहाँ पे बच्चा 16 साल कर रहा है या A लेवल, आपकी कमर दोहरी हो चुकी होती है और बच्चे अभी वहीं के वहीं होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस है ये आपका, जो निकलना ही निकलना है फौरी। तो ये 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं एक अंदाजे के मुताबिक आज भी स्कूल से बाहर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक इस एज ब्रैकेट में पाकिस्तान में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे जो हैं दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया में मतलब ये हम दूसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। इसके क्या नुकसान हैं हम सब जानते हैं कि गैर तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं वो शऊर नहीं होगा उनके अंदर, कौन से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, वो कौन से सिविक सेंस उनके अंदर आएगी, कौन सा एहसास जिम्मेदारी होगा। जब मुआशरे ने उन्हें कुछ नहीं दिया होगा तो हम उनसे किस तरह से मुतालबा कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुआशरे को एक अच्छा शहरी बनकर जो है वो कुछ एक और मसला ये है कि ये ज़्यादातर दूर दराज इलाकों का मसला है कि वहाँ पर बच्चे जाते ही नहीं है। एक तो स्कूल्स इतने दूर हैं, फिर वालिदैन कहते हैं कि हमारी तो इनकम इतनी नहीं है, हम इनको पढ़ा के क्या करेंगे। अच्छा, ये 25 साल तक पढ़ते ही रहेंगे, वो बेहतर है कि इनको निकाल के किसी काम में डालो और ये काम करके आज से कमाना शुरू करो। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा रज़ाकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि पाकिस्तान जहाँ पहले ही 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ऊपर से कोविड-19, तो हमारी तालीम की जो सूरत हाल है और बच्चों के जो हालात हैं स्कूल से बाहर रहने के, इसके बारे में आप क्या देखती हैं कि कैसे कोविड इफेक्ट करेगा, इस तादाद को मजीद नंबर बढ़ सकता है? थैंक यू वेरी मच फरा फॉर हैविंग मी। और एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बड़ा अच्छा शुरू में एक प्रीएम्बल जो बांधा है कि बड़ा ज़रूरी चीज़ है और हम सबकी ज़िंदगियों से लिंक्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा टॉक्ड अबाउट, ये उस तरह की चीज़ नहीं है जो जिसका मीडिया में बहुत ज़्यादा सुनने में आपको मिलता हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने पहले ही जो इम्पॉर्टेंट है वो बयान कर दी हैं। मेरे ख्याल में एक छोटा सा लैंडस्केप अगर मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दूं ताकि कम से कम देखने वालों को ये पता चल सके कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट की है। तो वो आपने बिल्कुल कहा सही कि सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आइन ने इस वक्त बच्चों को बेसिक राइट दे दिया है 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को कि आपको ना सिर्फ फ्री बल्कि कंपलसरी और मयारी तालीम के लिए एक्सेस आपको होनी चाहिए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, रूरल इलाके में रहते हों, अर्बन इलाके में रहते हों, दैट शुडंट मेक अ डिफरेंस। ये पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को तालीम मिलेगी, वो बच्चे स्पेशल नीड्स हो ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। उसके बावजूद हमारे पास इस वक्त 44% बच्चे 5 से 16 साल की उम्र तक के जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो 44% बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। सिर्फ 56% आपके स्कूल जा रहे हैं। जो जब आप आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करते हैं तो हम ना सिर्फ रीजन में अपने बाकी मुल्कों से पीछे हैं बल्कि हम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे हैं। हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, नाइजीरिया हमसे आगे है सिर्फ। तो एक तो ये मसला है। इसके अंदर जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ आपने जिक्र किया है कि पावर्टी इज़ बाय फार द बिगेस्ट फैक्टर। अगर आप गरीब हैं तो जाहिर है आपका रोटी कपड़ा मकान, बेसिक इश्यूज़, बेसिक नीड से आप निकलेंगे नहीं, तो आप हेल्थ एजुकेशन इस तरफ देर से आते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, आप पाकिस्तान में किस सूबे में रहते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बलोचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, फॉलोड बाय एक्स फाटा जो आपके न्यूली वर्स्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
हैं, उसके बाद सिंध आता है, उसके बाद पंजाब आता है, फिर केपी आता है, फिर AJK गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद आता है। सो जियोग्राफी मेक्स अ डिफरेंस। फिर उसके अंदर रूरल है, अर्बन है, लड़की है तो आप सबसे ज़्यादा आपके साथ आप हो सकता है यू लाइकली टू बी आउट ऑफ स्कूल। दुरुस्त बात है। डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा इस हवाले से कि ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या ऐसे हालात में तालीमी इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा तालीमी इमरजेंसी लगी भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रियासत की जो जिम्मेदारी है, हमने आर्टिकल का जिक्र भी किया, रियासत कर क्या रही है वो बताएं। कुछ सोचा है रियासत ने, कोई पॉलिसीज बना रही है कि रागिब किया जाए लोगों को, बच्चों को कि वो स्कूल्स में आए? हाँ, देखिए एजुकेशन इमरजेंसी तो बड़े सालों से, मेरे ख्याल में 2 डेकेड से तो मैं सुन रही हूँ कि एजुकेशन इमरजेंसी है। वो आई डोंट नो व्हाट दैट मींस ऑनेस्टली। मसला ये है कि आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे, तो आप सोचें ना, ये एक है जो आपके इन स्कूल बच्चे भी हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। सो मैं आपको जो 2-3 चीज़ें आपका सवाल के जवाब पे ही आ रही हूँ, लेकिन उसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो आपके इस वक्त मिलियंस ऑफ बच्चे, 56% वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, और उसके वेरियस इंडिकेटर्स हैं जो आपको एविडेंस के साथ बताते हैं कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्ल्ड बैंक ने एक रिसेंटली एक इंडेक्स बनाया है जिसको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कहते हैं। उसके मुताबिक अगर आपका एक बच्चा प्री कोविड 2020 में पैदा हुआ है पाकिस्तान में एक बच्चा, तो वो जब तक 18 साल का होगा तो वो अपनी जो उसको जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो उसका सिर्फ 41% प्रोडक्टिव होगा। उसकी वजह ये है कि आप ना उस बच्चे को तालीम दे रहे हैं, ना आप उसकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ना आप उसको कोई इकोनॉमिक और कोई अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओनली 41% ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी वो रीच कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा हमारे मुल्क के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप 4 साल की उम्र के अंदर स्कूलिंग शुरू करते हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि 18 साल की उम्र तक सिर्फ आपने 9 साल स्कूलिंग के पूरे किए होंगे। इफेक्टिवली आपने सिर्फ आप 9 साल स्कूल गए होंगे, 12 साल नहीं गए होंगे, और उसमें जो आपने लर्निंग की होगी ना वो 5 साल के बराबर होगी। और यानी कि आप 9 साल स्कूल गए हैं लेकिन आपको आता सिर्फ उतना है जितना आप 5 सालों में सीखते हैं। सो ये आपके स्कूल गोइंग बच्चों के हालात हैं, और ये आप रीजन में भी इन सब चीज़ों में सबसे पीछे हैं और आप दुनिया में भी सबसे पीछे हैं। आप जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो आपका ग्रुप बनता है आप उनमें भी सबसे पीछे हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का एक और मेजर है लर्निंग पॉवर्टी के नाम से, कि 10 साल की उम्र तक एक बच्चे को रीडिंग आती है कि नहीं। आई एम सॉरी फॉर आई जस्ट कम टू द सॉल्यूशंस आल्सो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि लर्निंग पॉवर्टी का मतलब है कि 10 साल की उम्र तक आपको रीडिंग नहीं करनी आती। पाकिस्तान में प्री कोविड 75% बच्चों को 10 साल की उम्र तक सिंपल रीडिंग नहीं करनी आती थी, और अब वो फिगर 79% हो जाएगी। हुकूमत ने कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि हमारे पास ओवर द ईयर्स जो 5 से 9 साल के बच्चे थे, यानी प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चे, उनकी तादाद काफ़ी बड़ी है। तो इस वक्त आपकी एनरोलमेंट नंबर्स आपको उसमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। नए स्कूल बने हैं, बच्चों को और किस्म की इंसेंटिवाइज़ किया गया है, एनरोलमेंट कैंपेन्स चली हैं। इसके अंदर वो डेवलपमेंट सेक्टर, डोनर सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसने भी काफ़ी आपको हेल्प आउट किया है। तो वो थोड़ा सा आपको उसके अंदर प्रोग्रेशन नज़र आई है। ऑफ कोर्स एक्सेस टू स्कूल, sorry, I'll let you. यही this was the issue I wanted to point out कि access to school, सरकारी स्कूल तो ख़त्म ही हो गए। कहाँ आपको सरकारी स्कूल नज़र आते हैं। वहाँ पर बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो आप मुल्क में ही स्टैंडर्ड तालीम का जो है वो 2 हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स का है, एक वो है जो सरकारी स्कूल का आप मीट नहीं कर सकते। तो क्या सोल्यूशन है? वालिदैन को क्या हल आप तजवीज़ करेंगी? जैसे मैं जिक्र कर रही थी, वालिदैन की कमर दोहरी हो जाती है 16 साल तक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, इसमें फ़र्क देखिए, जो हम जब अपने वो प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं ना, तो हम उन स्कूलों की बात कर रहे होते हैं जिनमें हमारे अपने बच्चे जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि वो बहुत ही कम स्कूल्स हैं, वो 1% या 2% है पाकिस्तान का पॉपुलेशन का, जहाँ पे प्रोफेशनल्स या जो मिडिल इनकम ग्रुप में लोग हैं वो है। जो आपके जो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है ना, आपके तकरीबन मुल्क के अंदर इस वक्त अगर 3 लाख सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से तकरीबन 1.25 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो उसमें जो बल्क है आपका वो लो इनकम लोगों के लिए है और लोअर मिडिल इनकम लोगों के लिए, यानी कि उनकी फ़ीस जो है या 1000 रुपये से कम होगी या 5000 रुपये से कम होगी। तो आप जिन स्कूलों की बात कर रही हैं ना, हाँ क्वालिटी का वहाँ पे भी इशू है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये देखें कि जो इससे नीचे जो बल्क ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन जिसका आपको इस वक्त सोचना चाहिए, वो तो इन स्कूलों में भी नहीं जा रही है। सो वो एक अलग मसला है। प्राइवेट स्कूल को बिल्कुल फैसिलिटेट इसलिए मैं कहूँगी करना चाहिए कि इस वक्त प्राइवेट स्कूल आपका जो मेजर चंक पॉपुलेशन का है उसको केटर कर रहे हैं। हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके बच्चों को एक्सेस दे सके। इस वक्त अगर आप देखें तो प्राइमरी सतह के ऊपर शायद हुकूमत सबसे ज़्यादा एक्सेस दे रही है। जब आप मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी पे जाते हैं तो बल्क ऑफ योर स्कूल्स आर योर प्राइवेट स्कूल्स। आप उसको आज निकाल लेंगे ना सेक्टर में से, तो आपके बच्चे स्कूल जाना वो नहीं जा सकेंगे, बिकॉज देयर जस्ट नॉट इनफ
ऑफ स्कूल्स। तो वो फीस का मसला है, वो सारे मसले हैं, लेकिन ये जो इवन हायर इनकम जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को मैं क्या मशवरा दूंगी, टू बी ऑनेस्ट जो फॉर्चुनेट पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं, उनको मैं ये कहूँगी कंसिडरिंग कि आजकल नई पॉलिसीज़, आपने सिंगल नेशनल करिकुलम का नाम सुना होगा, आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक ये बहुत बड़ा आजकल इशू बना हुआ है कि हुकूमत ने कह दिया है कि एक ही टेक्स्ट बुक सारे स्कूलों के अंदर नाफिज की जाएगी, तो वो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, वो अब बाहर की बुक्स नहीं पढ़ सकेंगे। प्राइमरी लेवल की अभी फ़िलहाल अगले साल की मैं बात कर रही हूँ। सो आई वांट पेरेंट्स टू नो द करंट पॉलिसी डिबेट। बिल्कुल ठीक है, करंट पॉलिसी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। डॉक्टर आयशा रज़ा की बहुत आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर आप आए। बालों के साथ क्या होता है सर्दियों में, हम ऐसा क्या नहीं करते जो हमें करना चाहिए? हाँ, सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो डैंड्रफ, बिकॉज आप जो ह्यूमिडिटी है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत ड्राई हो जाता है, तो आपकी स्किन और स्कैल्प फ्लेकी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो डैंड्रफ के बेसिकली दो कॉजेज़ हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होता है और एक आपका ये जो स्किन की मॉइस्चर कम हो जाना है। तो कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, सिंपल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करते हैं, तो 50% से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती हैं जो कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उनसे ट्रीट कराना चाहिए, वो क्रॉनिक हो जाती हैं। फिर जिस तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्स, सिकरी गिर रही है, तो वो डेफिनेटली एक रेगुलर डैंड्रफ नहीं काउंट होता, उसके लिए मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ अगर आपको जस्ट ड्यू टू सीजनल चेंज हो रहा है तो वो आप सिंपल ऑलिव ऑयल, कोई भी प्योर ऑयल जो हो, नॉट द कमर्शियल ऑयल्स, जो प्योर ऑयल है वो आप लगाएं और देन यूज़ सम माइल्ड शैम्पू जिसका पीएच एल्कलाइन हो। एसिडिक जो होता है ना वो आपको और ज़्यादा डैंड्रफ क्रिएट कर जाता है। ये सारा कुछ हम कहाँ से लें? मिल जाता है। एल्कलाइन शैम्पूज क्या एल्कलाइन शैम्पूज जिससे हमें पता चले कि ये शैम्पू हमारे लिए जी। अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि जो अच्छे स्टोर्स वगैरह हैं उन पे आपको केमिकल ऑर्गेनिक शैम्पूज मिल जाते हैं जिस पे लिखा होता है नो SLS, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो केमिकल्स। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत आप कह लें पॉइजनस हैं फॉर योर फॉलिकल्स। तो आई थिंक आम हमारे जो बड़े स्टोर थे उन पे अब ये एक रैक्स अलग होते हैं या एक शेल्फ अलग होती है जहाँ पे मिल जाता है आपको। तो डॉक्टर साहब बाल गिरते क्यों हैं? हम इतने परेशान रहते हैं कि बाल गिरते हैं, कुछ लोगों को गर्मियों में भी गिरना बंद नहीं होता। मेल्स और फीमेल्स का फ़र्क है। मेल्स में तो जेनेटिक है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी अगर दादा नाना की फैमिली में कहीं मेल कोई है तो आप यू आर डेस्टिन्ड टू गो बॉल्ड, ठीक है। फीमेल्स चांस नहीं है बचने का। फीमेल्स के अंदर कॉजेज जो हैं आइडेंटिफाइड हैं और वो ट्रीटेबल भी हैं। उसमें सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क में मसला है वो फेरेटिन की कमी है, सीरम फेरेटिन की कमी, और अनडिटेक्टेड है। बहुत लोग टेस्ट ही नहीं कराते। और एक और मिसकंसेप्शन है, अगर कोई टेस्ट करा भी ले तो वो अपना ब्लड आयरन लेवल चेक करता है जो कि ट्रू इंडिकेटर नहीं है। आपको सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराना चाहिए और वो अक्सर लोगों का या फीमेल्स का बहुत कम होता है, विच शुड बी अराउंड 80 फॉर हेल्दी हेयर। तो हमने एक स्टडी की थी, उसके अंदर एवरेज 90% फीमेल्स का जो टेस्ट था वो बिलो 50 था। तो एक तो फेरेटिन कॉज है, फिर थायराइड इश्यूज हैं, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस फीमेल्स में होती हैं, PCO सिंड्रोम एक होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ऊपर हो जाए। तो ये सारे कॉजेज आपको मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आप टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाएं, प्रोलैक्टिन लेवल चेक करें, सीरम फेरेटिन चेक करें। विटामिन D3 बहुत कम है, विटामिन D3 से आपके फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। और कंपाउंड हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं कि फेरेटिन भी कम हो, विटामिन D3 भी कम हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो, और ये इस तरह का कंपाउंड प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में। ठीक है, सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? फिर क्या सोल्यूशन इसका ये है कि आयरन ओरली एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है और डाइट से आयरन को वो डोज जब आप डेफिशिएंट हो जाएं तो वो मुश्किल है। वो आपको IV आयरन ड्रिप लगवानी पड़ती है, ठीक है। वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन होती है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, कोई जनरल प्रैक्टिशनर, कोई क्लिनिक के ऊपर जाके 1-2 घंटे लगते हैं। स्लो आयरन ड्रिप होती है, वो आपको साल में फिर एक दफ़ा आपको अगर फेरेटिन कम हो गया तो आपको मॉनिटर करना है एवरी 4-5 मंथ्स, क्योंकि दोबारा भी ड्रॉप होगा। तो IV आयरन साल में 1-2 दफ़ा ऐसे लोगों को, ऐसी फीमेल्स को जिनका फेरेटिन एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए कि वो कम है तो उनको लगवाना पड़ता है। ये PRP क्या है बालों के लिए? आप करवाएं, ज़रूरत होती है इसकी, इससे फ़ायदा क्या होता है? देखें, PRP का आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोग एक किस्म का, जिस तरह हम कहते हैं ना हर्ड मेंटालिटी में, PRP एक हाइप हुई भी है, कराए जा रहे हैं और उससे कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता और बैड वर्ड ऑफ माउथ भी हो रहा है। उसमें बेसिक जिस तरह मैंने बताया कि अगर कोई फीमेल जा रही है जिसका फेरेटिन कम है, D3 कम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और PRP कराए जा रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक्स
और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं फॉर हेयर रीजनरेशन वो आपके पास है ही नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो पीआरपी विल नॉट वर्क। वंस आपके मेटाबॉलिक इश्यूज, आपकी डेफिशिएंसीज करेक्ट हो जाएं, then to recover the lost hair in females PRP works, but genetic baldness में PRP का कोई रोल नहीं in males। ठीक है, उसमें PRP can only make your hair grow little faster, make it little thicker, but new generation of hair नहीं कर सकता PRP genetic baldness in males में। वो ट्रांसप्लांट है, उसकी सोल्यूशन ट्रांसप्लांट, बट फीमेल्स में इट्स इफेक्टिव प्रोवाइडेड कि आप अपने ब्लड टेस्ट करके अपने बेसिक हेयर हेल्थ के लिए जो हार्मोनल लेवल्स हैं और जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पहले बैलेंस आउट कर लें, नॉर्मल लेवल्स पे ले आएं, फिर पीआरपी करें। ट्रांसप्लांट के लिए कोई एज फैक्टर भी है? बहुत से लोगों के बड़ा जल्दी अर्ली हेयर लॉस हो जाता है, आजकल क्या देखना चाहिए किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाने से पहले? अब तो हर नुक्कड़ पे जो है वो एक ट्रांसप्लांट खुला ये हमारी सोसाइटी में आप देखें, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं, डेंटिस्ट्री में और हर जगह ये क्वाइकरी, एक जैसे कह लें आप, क्वाइकरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हेयर ट्रांसप्लांट भी उसी एक आप कह लें वेव में है कि उसमें भी मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए आपको बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो कि डॉक्टर होना चाहिए जो भी कर रहा है, और उसके अलावा फिर हम कहते हैं क्वालिफाइड क्वैक्स भी हैं कि डॉक्टर हैं लेकिन वो उस चीज़ के अंदर क्वालिफाइड नहीं है और स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर जो बेसिक क्वालिफिकेशन हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल इवॉल्विंग फील्ड है, टीचिंग हॉस्पिटल्स में दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसमें एक अमेरिकन बोर्ड है, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उसकी वेबसाइट है abhrs.com। एक सोसाइटी है जो ट्रेन करती है, जो टीच करती है दुनिया में, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, उनकी अपनी वेबसाइट है ishrs.org। वहाँ पे जाएं, आप देखें कि डॉक्टर वहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसने मेंबरशिप ली हुई है, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, जिस तरह फ्लाइंग में होता है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आपने एयरक्राफ्ट को अंडर ट्रेनर फ्लाई करना है, तो इसी तरह इसके अंदर एक नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं उस ISHRS की कि आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं। वो मीटिंग्स बेसिकली ट्रेनिंग्स हैं और वो साल में एक दफ़ा होता है वो इवेंट, वो उसके CME आवर्स होते हैं, तो वो होना चाहिए। फिर अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन उसने ली है कि नहीं, क्योंकि जब आप ISHRS पे अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन कंप्लीट करते हैं देन यू बिकम एलिजिबल टू टेक द एग्जाम ऑफ अमेरिकन बोर्ड। उसका रिटन एग्जाम है, ओरल एग्जाम है, दे असेस योर स्किल्स। डॉक्टर साहब, आपने ना शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि ऑयल लगाएं। जी। एक टाइम था जब आप ही लोग कहा करते थे कि तेल ना लगाएं, तेल से कोई फायदा नहीं होता, तेल तो कुछ इसमें नहीं है। अब बताएं कि तेल मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ऑयल इज गुड फॉर फीमेल्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर लॉस व्हिच इज नॉट जेनेटिक। अच्छा, ठीक। बट हम मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जेनेटिक वाले जो लोग हैं, जो मेल्स हैं, यंग मेल्स हैं, जिनकी फैमिली में कहीं ना कहीं दादा, नाना, ताया, चचा, मामू बॉल्ड हैं, उनको तेल लगाने से बालों को कोई फायदा नहीं होगा। गंज भी करवाते हैं बचपन में कुछ नहीं होगा। तो माँ बाप जो गंज करवा देते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मेरी वालदा ले जाती थी, हम सारे तीनों भाइयों का जो है ना गंज करवा देती थी। तो बच्चों पे ये जुल्म ना करें कि बच्चों की छुट्टियां जो हैं वो खराब गुजरें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें एजुकेट किया इस हवाले से। और कोई नहीं है, अगर आपके बाल गिर जाते हैं मर्दों के, आपने PRP करवा लें या ट्रांसप्लांट की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी ग़िज़ा के साथ और अच्छे अपने जिसे कहना चाहिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के ऊपर नज़र रखते हुए, जैसे बताया सीरम फेरेटिन अगर आपका कम है, विटामिन D3 है, तो इन तमाम चीज़ों पर तो नज़र आप रख सकते हैं। सेहत बेहतर होगी तो बाल भी बेहतर होंगे, स्किन भी बेहतर होगी, और अदरवाइज आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिनके पास जाके आप अपने बालों के मसाइल हल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे